अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग अल्काइल हैलाइड्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग इज अल्काइल हैलाइड? करेक्ट ऑप्शन इज सी। अल्काइल हैलाइड्स की ये तीन प्रॉपर्टीज आपको फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। ये मोनो हेलो अल्केन्स होते हैं। इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। इसके अलावा ये डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स होते हैं। इस एमसीक्यूज में जो आपको चार ऑप्शंस दिए गए थे, उन चारों ऑप्शंस में आप देखें कि किस में ये तीनों प्रॉपर्टीज पूरी होती हैं, वो आपके पास अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है। अल्फा ऑप्शन विनाइल बोरोमाइड। विनाइल बोरोमाइड में देखिए हमारे पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, और अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में पढ़ा है कि ये डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स होते हैं, यानी इसमें अनसैचुरेशन नहीं होनी चाहिए। अगर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो वो अल्काइल हैलाइड नहीं होगा, इसलिए विनाइल बोरोमाइड अल्काइल हैलाइड नहीं होता। अब बीटा देखें, बीटा में था हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन। इसमें हमारे पास क्रोलिन 3 है, और हमने अल्काइल हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज में देखा था कि मोनो हेलो अल्केन्स, यानी हेलोजन आपके पास सिर्फ वन होना चाहिए, हेलोजन एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें तो जो आपके पास हेलोजन था क्लोरीन, वो 3 है, तो इसलिए ये भी आपके पास अल्काइल हैलाइड नहीं होगा। अब 2 ब्रोमो प्रोपेन में आपके पास देखें जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो पूरी हो रही हैं, मोनो हेलो अल्केन्स हैं। अब देखें ठीक है, इसमें एक ही हेलोजन यूज़ हुआ है, ये भी ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये थी कि इसका फार्मूला ये होना चाहिए, तो अब आप देखें इसका जो आप फार्मूला लिखेंगे C3H7Br, तो इसका फार्मूला भी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा ये डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स भी हैं। अब जो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है, बाइसिनल डाइहैलाइड्स। बाइसिनल डाइहैलाइड्स बेसिकली हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम्स एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ अटैच होते हैं। अब ये मैंने एक बाइसिनल डाइहैलाइड की एग्जांपल लिखी हुई है डाइक्लोरोइथेन की। ठीक है। अब आप देखिए ये भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड नहीं है, क्योंकि इसमें भी दो हैलोजेंस यूज हुए हैं। तो इन सब में हमारे पास अल्काइल हैलाइड कौन सा है? ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। गॉट इट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच वन इज मोर रिएक्टिव? करेक्ट आंसर इज बीटा। आप लोगों ने अब एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि रिएक्टिविटी का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, यानी जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब आप इन तीनों ऑप्शंस में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किसके पास कम है, तो बीटा ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ 1 कार्बन है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी बाकी दो ऑप्शन से। गोट इट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स फॉर द SN2 रिएक्शन इज? करेक्ट आंसर इज डेल्टा। आप लोगों ने ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि बॉन्ड एनर्जी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, और रिएक्टिविटी का बॉन्ड एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जब पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगी। जब बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। अब इस एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया है RI, RBr, RCl एंड RF में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो पहले आप देखेंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। पेरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। 7A ग्रुप एलिमेंट्स में आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन हमारे पास टॉप पर आया है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो RF बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन जब RF बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी RF की कम हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टिविटी एंड बॉन्ड एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस एमसीक्यूज में हम लोगों ने कहा है कि RF की जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे कम होगी, लेकिन RI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आप आयोडीन देख सकते हैं कि आयोडीन बॉटम की तरफ आया है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इसका जो बॉन्ड एनर्जी होगी RI की वो भी कम होगी। जब बॉन्ड एनर्जी RI की कम होगी तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो अगर अब आप लोगों को इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आ जाता है तो सिंपली आपने शॉर्टकट लगाना है कि बॉन्ड एनर्जी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एंड रिएक्टिविटी का बॉन्ड एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट डेप्थ में जाके इसे समझना चाहता है तो वो भी मैं एक बार समझा देती हूँ। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और CF बॉन्ड हमारे पास स्ट्रोंगर होता है। ऑब्वियसली अगर कोई बॉन्ड स्ट्रोंगर है उसे ब्रेक करने के लिए उतनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब हमारे पास CF बॉन्ड स्ट्रोंगर है, इसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो कार्बन एटम पर आकर अटैक करे और फ्लोराइड आयन को डिस्प्लेस करे, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। गॉट इट।
आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और सी आई बॉन्ड हमारे पास वीकर होता है। ऑब्वियसली जो बॉन्ड जितना वीकर होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतनी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए ईजी होगा कि वो डिस्प्लेस कर सके आयोडाइड आयन को। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है आयोडाइड आयन फ्लोराइड आयन से ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि इसका साइज बड़ा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी? करेक्ट आंसर इज डेल्टा। आप लोगों ने ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, यानी अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम होगी। गॉट इट? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। अब ऑप्शंस में देखें, हमें दिया गया था कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब देखिए फ्लोरीन इन सब में हमारे पास बाद में आया है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन आप पेज 3C में कार्बन में देखें कि कार्बन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कम होती है, ठीक है, क्योंकि ये देखें ये इन सबसे पहले आया है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन से पहले हमारे पास कार्बन आया ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब ये मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो H3C में होगी, उसके बाद H2N में होगी, उसके बाद H2O में होगी, और सबसे कम जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो फ्लोरीन में होगी। गोट इट? नेक्स्ट एमसीक्यूज, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर इज बीटा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ये होता है। अल्फा ऑप्शन, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन क्लोरीन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में क्लोरीन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है देन फ्लोरीन। एंड बीटा ऑप्शन ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन क्लोरीन इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। सी ऑप्शन, क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन ब्रोमीन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्रोमीन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है देन क्लोरीन। ठीक है, बेसिकली 4 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट न्यूक्लियोफिलिसिटी। आपने इन 4 फैक्टर्स को हमेशा याद रखना है। इसके बाद आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला कोई भी एमसीक्यूज आ जाए आप उसे विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, आपने याद रखना है कि हमेशा जो कॉन्जुगेट बेस होता है ना वो ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है। अब H2N जो होता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है NH3 का, इसलिए H2N जो होता है वो ज़्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल होता है NH3 से। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है। ये अभी हमने पीछे भी देखा है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के केस में एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के केस में हमारे पास क्या ऑर्डर होता है। इसके अलावा जो थर्ड फैक्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी इनवर्स रिलेशन होता है, इसको भी हमने डिटेल में पीछे डिस्कस किया है। जो फोर्थ फैक्टर होता है वो होता है स्टीरिक हिंड्रेंस। अगर कोई आपके पास मोस्ट बल्की कंपाउंड है वो लीस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन अगर कोई लीस्ट बल्कि आपके पास है तो वो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। मैं इस पॉइंट को एक दफ़ा आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ, ये देखें। इन दोनों में ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? तो ये ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये लीस्ट बल्कि है, ठीक है। लेकिन ये जो होगा ये इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा क्योंकि ये मोस्ट बल्कि होगा। तो अब आपने याद रखना है कि बेस्ट न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो लीस्ट बल्कि होगा और जो वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल होगा वो मोस्ट बल्कि होगा। गॉट इट? नेक्स्ट एमसीक्यूज पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग इज आयोनिक इन नेचर? करेक्ट आंसर इज डेल्टा। आप लोगों ने एक शॉर्टकट याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड्स हमेशा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इस एमसीक्यूज में जो इन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन तीनों ऑप्शन में इन्होंने क्या किया हुआ है, अल्काइल हैलाइड्स लिखे हुए हैं। अल्काइल हैलाइड्स कभी भी आयोनिक इन नेचर नहीं होते, ये हमेशा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसका आंसर नन ऑफ दीज लगाया है। गॉट इट? नेक्स्ट एमसीक्यूज, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स गिव्स। Correct answer is delta E2 and SN2 reaction. Next MCQs, tertiary alkyl halides give. Correct answer is delta E1 and SN1 reaction. Next MCQs, the reaction of alkyl halides with aqueous KOH and alcoholic KOH is an example of. Correct answer is alpha. आप लोगों ने ये 2 शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी है कि जब भी एक्वस मीडियम की बात की जाएगी तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे और जब भी अल्कोहलिक मीडियम की बात की जाएगी तो एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे।
अब जैसे इस एमसीक्यूज में था, द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद एक्वस KOH एंड अल्कोहलिक KOH इज एन एग्जांपल ऑफ रिस्पेक्टिवली। अब देखें, जब द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद एक्वस KOH होगा तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और जब रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद अल्कोहलिक KOH होगा तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। लेकिन एक एक्सेप्शन केस होता है कि CN एंड NH2 बेशक एक्वस मीडियम में हो या अल्कोहलिक मीडियम में हो, ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ये कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देते। नेक्स्ट MCQs, in elimination reaction alcoholic KOH is used, OH in this case will act as। correct answer is delta base। OH न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और OH बेस भी हो सकता है। अगर तो OH हाइड्रोजन के पास जाएगा तो वो बेस होगा, अगर OH कार्बन के पास जाएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अब देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन में OH हाइड्रोजन के पास जाता है तो OH एलिमिनेशन रिएक्शन के केस में बेस होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में OH कार्बन के पास जाता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में OH न्यूक्लियोफाइल होता है। गोट इट। Next MCQs, what happens when alkyl halide is treated with excess ammonia? Correct answer is primary amine। अब आप देख सकते हैं कि जब अल्काइल हैलाइड एक्सेस अमोनिया से रिएक्ट करता है तो प्राइमरी अमाइन बनता है। गोट इट। नेक्स्ट MCQs, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। करेक्ट आंसर इज अल्केन्स। अब आप देख सकते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स अल्केन्स। गोट इट। अब उम्मीद है आज की इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी MCQs की, किसी पॉइंट की, किसी शॉर्टकट की आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।